नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैं आशा करता हूं कि आपको वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर से स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चनों को। यानी कि आज की क्लास जो है रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चन होंगे उनका अंत होगा आज की क्लास में। और मैं आशा करता हूं कि आप जो है इन वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, करते हैं फिर शुरू आज की क्लास को। ठीक है, देखिए हमने पिछली वीडियो में निगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट शुरू किया था और वो बस शुरू ही किया था, उस पर हमने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया। तो आज फिर से हम निगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट की ही शुरुआत करेंगे, छोटा सा एग्जांपल के साथ फिर से इसी को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 69/12, तो पिछली वीडियो में पिछली क्लास में हमने बात की थी कि हम जो है रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं और निगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं, लेकिन फाइनल रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही लेना होता है। ठीक है, जो हमारा फाइनल अंतिम शेषफल होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर के साथ साथ निगेटिव रिमाइंडर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो केवल इसलिए करते हैं ताकि हम कैलकुलेशन इजीली सॉल्व कर ले। ठीक है बेटा, देखिएगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 69 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं, यानी कि 69 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा और निगेटिव रिमाइंडर क्या हो सकता है। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं कि 69 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 से पूरा डिवाइड होता हो, 69 से छोटा, तो आप कहोगे सर 69 से छोटा जो नंबर है वो 12 से कटने वाली संख्या 60 होगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 60 से 69 कितना बड़ा, यानी कि 69 माइनस 60 करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा बेटा, 9 बचेगा, यानी कि ये हुआ हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा कि निगेटिव रिमाइंडर क्या हो सकता है, तो निगेटिव रिमाइंडर होगा कि 69 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 से पूरा डिवाइड होता हो। तो 12 6 72 होता है जो 69 से बड़ा है। तो 72 जो है 69 से कितना बड़ा हुआ, यानी कि 69 माइनस 72 करोगे तो बेटा क्या कहोगे आप, माइनस के 3। तो माइनस के 3, तो ये रिमाइंडर हुआ बेटा माइनस के 3। अब हुआ क्या, यहाँ पे सवाल करते वक्त होगा क्या, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 69 से छोटा या 69 से बड़ा, हम केवल बात इस तरीके से करेंगे 69 के आसपास नंबर कौन सा होगा जो 12 का मल्टीपल होगा। तो 69 के आसपास नंबर जो होगा जो 69 के नजदीक हो तो वो 72 पड़ता है। अगर 72 पड़ता है तो हम जो रिमाइंडर लेकर चलेंगे वो माइनस का 3 ले लेंगे, क्योंकि प्लस का 9 माइनस 3 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन ज्यादा देगा। तो जो माइनस का 3 होगा वो कैलकुलेशन को थोड़ा कम कर देगा, इसलिए हम नेगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग कैलकुलेशन में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, लेकिन अगर हम इस माइनस के 3 को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो वापस जिस नंबर से हम भाग देते हैं, यानी कि भाजक यानी कि डिवाइजर को ऐड कर सकते हैं। यानी कि 12 जब ऐड करोगे तो ये हुआ कितना बेटा, ये हुआ प्लस के 9। तो पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए हमेशा भाजक को ऐड करते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद चीजें क्लियर होगी। ठीक है, देखिए अब जैसे कि मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा कि 553 प्लस 37 88 और 59 प्लस 37 68 प्लस 59379। ठीक है, और मैं बोल दूं कि इसको 25 से भाग दे दो, और 25 से भाग देने के बाद ये बताइए कि शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो समझने का प्रयास करेंगे भाई। हमें करना क्या है, आपको ना सबसे पहले 25 का डिविजिबिलिटी रूल पता हो कि 25 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। 25 से कोई भी संख्या डिवाइड कब होगी, इसका डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से इसका रिमाइंडर निकाल सकते हो, शेषफल निकाल सकते हो। कैसे भाई, 25 का डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो बेटा पिछली वीडियो देखना एक बार, वहां पे एक चीज बहुत ही बारीकी से समझाया हुआ है। तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर किसी भी संख्या की बाद की 2 डिजिट
अगर किसी भी संख्या की बाद की 2 डिजिट 25 हो, 50 हो, 75 हो या 00 हो तो वो संख्या हमेशा 25 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। तो हम 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि केवल फोकस करना है बेटा बाद की 2 डिजिट पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम केवल फोकस करेंगे किस पे, 53 पर फोकस करेंगे, 53 पर फोकस करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि 53 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 25 से पूरा डिवाइड होगा। तो आप कहोगे जो 53 के आसपास नंबर होता है जो 25 से डिवाइड होता है वो होता है 50। तो 53 माइनस 50 करोगे तो प्लस का रिमाइंडर है, यानी कि प्लस के 3। क्लियर हुई बात। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 59 के आसपास, क्योंकि बाद की 2 डिजिट पर फोकस करना है, 25 का डिविजिबिलिटी रूल केवल बाद की 2 डिजिट को ही चेक करता है, ठीक है बेटा। देखिएगा तो 59 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो 25 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो 59 के आसपास जो नंबर होगा 50 ही होगा, क्योंकि फिर तो 25 से 75 59 से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, गैप ज्यादा आएगा। तो समीप नंबर को चेक करना है जो निकटतम हो। तो 59 के आसपास 50 ही होगा। तो 50 से ये 59 कितना बड़ा हुआ, 9 बड़ा हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर आया प्लस के 9। क्लियर हुई बात। ठीक इसी प्रकार अगर मैं 68 की बात करूं कि 68 के आसपास या 68 के नजदीक ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 25 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो आप कहोगे सर 50 बहुत ज्यादा दूर हो गया, तो 68 के आसपास जो नंबर है वो 75 है, 75 है। तो आप कहोगे 75 जो है 68 से कितना बड़ा हुआ है भाई, 68 से कितना बड़ा हुआ 75। आप कहोगे 68 माइनस 75, तो माइनस का रिमाइंडर होगा यहाँ पे माइनस का। क्लियर होगी बात। कितना रिमाइंडर होगा, माइनस का 7 रिमाइंडर होगा। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर ना लेकर मैंने यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर का यूज किया, क्योंकि अगर तुम 50 माइनस करोगे 68 में से तो यहाँ पे बचेगा बेटा 18, और 18 जो कैलकुलेशन देगा वो -7 से ज्यादा देगा, इसकी तुलना में -7 की तुलना में ज्यादा देगा। तो इसलिए हम नेगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग कर सकते हैं कैलकुलेशन को करते वक्त, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 79 के आसपास ऐसा नंबर जो 25 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो वो होता है बेटा 75। अगर आपको 25 का पढ़ा याद है तो 25 × 75, तो 25 × 75, तो ये बचा कितना प्लस के 4, तो रिमाइंडर कितना है बेटा 4। क्लियर हुई बात। तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन इन संख्याओं के बीच में प्रयोग हुआ वही सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन तुम्हें इन रिमाइंडर के बीच में प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो 3 प्लस का है और 9 में से 7 घटा दो, पहले 9 में से 7 गए 2, तो प्लस के कितना आया बेटा 2, 9 में से 7 घटा दो 2, 2 और 3 5 और 4 9, यानी कि प्लस के 9। रिमाइंडर कितना है बेटा प्लस के 9। तो मैं आशा करता हूँ चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। तो प्लस के 9 में से माइनस का 7 माइनस कर दिया, प्लस के 9 माइनस 7, तो प्लस के 2 बचेगा, प्लस के 2 और प्लस के 3 कितना हुआ 5, और 5 और 4 कितना हुआ 9। तो रिमाइंडर आया बेटा 9, और रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो 25 से ये छोटा भी है, तो इस बात का मतलब इसका जो शेषफल होगा वो 9 होगा। तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि चीजें क्लियर हुई होगी। अगर नहीं हुई तो अगले एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं फिर से लिख रहा हूं, देखिएगा अगला जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई हमारा 7361 प्लस 11829 प्लस 1769 डिवाइड बाई 8, ठीक है ना। इसको 8 से भाग देने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये सवाल में पूछ लिया। जब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, अगर तुम्हें इनकी नॉलेज नहीं होगी तो तुम यहाँ पे सवाल गलत करके आओगे। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज ऐसी तुम्हारी छूटे कि जो पेपर में पूछ ले और तुम कर ना पाओ। तो एक एक चीज मैं बहुत ही बारीकी से आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखिएगा आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल जानते ही हो कि कोई भी संख्या 8 से केवल तभी कट सकती है, तभी डिविजिबल हो सकती है अगर वो संख्या, अगर उस संख्या के बाद के 3 अंक 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो बाद के 3 अंकों पे फोकस करना है। तो बाद के 3 अंक है बेटा 361, बाद के 3 अंक इसमें क्या है 829, बाद के 3 अंक है 769, ठीक है ना। तो 8 से आप इसको भी डिवाइड करोगे, इसको भी डिवाइड करोगे और इसको भी डिवाइड करोगे और रिमाइंडर निकाल लोगे, ठीक है ना। तो 8 चौक कितना हुआ 32, तो कितना बचेगा बेटा 41, 8 पंजे 40, यानी कि शेषफल बचेगा प्लस का 1। दोबारा फिर से 8 चौक 32, तो कितना बचा 4, 4 और 1 41, 8 पंजे 40, शेषफल बचेगा प्लस का 1। फिर यहाँ पे लगाओगे 8 एकम 8, 8 के 24, तो शेषफल बचेगा बेटा प्लस के 5। क्लियर हुई बात।
ठीक इसी प्रकार अगर मैं 769 को 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 नम 72, कितना बचा 49, 8 छंग 48, तो शेषफल बचेगा बेटा प्लस का 1, कितना प्लस का 1। दोबारा देखिए 8 नम 72 तो कितना बचा 49 और 8 छंग 48 प्लस का 1। तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस का यूज हुआ, तो यहाँ पे भी मैथमेटिकल प्लस का यूज हुआ, तो तुम्हें भी प्लस का ही यूज करना है इन रिमाइंडर के बीच में। 1 + 5 6, 6 और 1 7, यानी कि रिमाइंडर बेटा हमारा आया 7। क्या ये 7 इस भाजक से छोटा है? आप कहोगे बिल्कुल, तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 7 ही होगा, और ये प्लस का 7 आया। और हमेशा फाइनल जो रिमाइंडर होगा, अंतिम जो शेषफल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, चलिए एक और एग्जाम्पल से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं भाई। मैं एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगला जो एग्जाम्पल होगा हमारा क्या होगा, अगर मैं इस टाइप का कोई एग्जाम्पल लिखता हूं 63 52 इंटू 1147 इंटू 50 8 3 1 इंटू 12 9 6 5 इंटू 43 6 0 7, और इस पूरी संख्या को, इन संख्याओं को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं, तो मैं अब आपसे पूछ लूं कि रिमाइंडर क्या होगा। तो एक बार खुद आप ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना कि रिमाइंडर क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, चलिएगा देखिए करना क्या है। अब की बार हमें 9 से ही भाग देना है, और 9 के लिए हमने बताया था कि हमेशा डिजिटल सम पे वर्क करना है। क्लियर हुई बात? तो डिजिटल सम पे वर्क करना है। जिस बच्चे को डिजिटल सम के बारे में नहीं पता वो पिछली वीडियो देखना, उसमें हर एक चीज बताई गई है। ठीक है ना बेटा? तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंकों का योगफल 9 से घटे, लेकिन अंकों के योगफल को ना देखते हुए हम डिजिटल के सम पे काम करेंगे, यानी कि अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। अंकों को तब तक जोड़ो जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। क्लियर हुई बात? और अगर संख्या में 9 बनता है या 9 दिखता है, उसको इग्नोर कर देना है। तो जैसे कि इस संख्या में ना 6 और 3 9 बना हुआ है, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो 5 और 2 7, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना बटा 7, 5 और 2 7। तो मैं बोल दूंगा कि 7 के आसपास ऐसा नंबर जो 9 से डिविजिबल हो। तो 7 के आसपास नंबर जो होगा जो 9 से डिविजिबल होगा वो खुद 9 होगा। अब 9 जो है 7 से कितना बड़ा हुआ? वो -2 बड़ा हुआ। कितना? -2। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा वो -2 बड़ा हुआ। क्लियर हुई बात? यानी कि अगर हम 7 को 9 से डिवाइड करते हैं और मैं बोलता हूं कि 7 के आसपास ऐसा नंबर जो 9 से डिवाइड है, तो आप कहोगे सर 7 के आसपास ऐसा नंबर खुद 9 होगा, और 9 जो है 7 से 2 बड़ा है, यानी कि 7 - 9, तो इसका मतलब -2। तो शेषफल कितना है बेटा? -2। ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ भाई 7 और 2 9, 7 और 1 8 और 1 9, 9 बन गया। अगर संख्या में 9 बनता है तो 9 को क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। ठीक है ना? अब यहाँ पे हमें क्या मिला? 4 मिला। तो 4 के आसपास ऐसा नंबर जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 4 के आसपास बेटा 0 एक ऐसा नंबर है जो दुनिया की तमाम संख्याओं से पूरा पूरा डिविजिबल हो सकता है। तो जो 4 है, 4 से छोटा नंबर क्या होगा? 0 होगा, और 4 से बड़ा नंबर क्या होगा बेटा? 9 होगा। तो चाहे आप 0 पे काम कर लो, चाहे आप 9 पे काम कर लो, रिमाइंडर चाहे निगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर आप कह सकते हो कि जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दोगे तो रिमाइंडर छोटी संख्या बचेगी। या फिर तुम कह सकते हो 4 से छोटा नंबर 0 है, तो 4 - 0, तो रिमाइंडर यहाँ पे हमने प्लस का ले लिया, न कि निगेटिव। अगर हम निगेटिव लेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर 4 से बड़ा नंबर जो 9 से डिवाइड होगा तो वो खुद 9 होगा, और 9 4 से -5 बड़ा होगा, क्योंकि 4 - 9 -5 देगा। और हमेशा हमें छोटा नंबर ही लेकर चलना है अगर आपको कैलकुलेशन को थोड़ा कम करके चलना है। बात समझ में आई? तो आप यहाँ पे -5 भी ले सकते हो, +4 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई सा भी ले सकते हो आप। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखिएगा यहाँ पे 8 और 1 9 हटा दिया, 5 और 3 8। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे डिजिटल सम क्या बना? 8 बना। तो 8 के आसपास नंबर जो 9 से घटेगा वो खुद 9 होगा। तो 8 - 9 यहाँ पे मिलेगा -1। क्लियर हुई बात? ठीक इसी प्रकार 9 हटा दिया, 6 और 2 8 और 1 9 हटा दिया, 5 बचा। तो 5 के आसपास ऐसा नंबर जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो, तो 5 के आसपास बेटा 9 होगा। तो 5 - 9 यानी कि -4। तो यहाँ पे कितना आया? -4। क्लियर हुई बात? ठीक इसी प्रकार 6 और 3 9, 7 और 4 11, 11 का डिजिटल सम होगा बेटा 2। तो 2 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो +2 रिमाइंडर बनेगा, +2 रिमाइंडर बनेगा।
क्योंकि जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या ही होता है। तो अब देखिएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो यहाँ पे साइन लगा हुआ है सब जगह मल्टीप्लीकेशन का है, तो आप भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे सब जगह। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है बेटा, तो आप देखिएगा इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 चौक 8 और 8 चौक 32 और 32 दूनी 64, कितना हो गया 64, और वो भी किसका, माइनस का 64, वो भी किसका, माइनस को 64, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस बचा रहा, माइनस से माइनस कट गया लेकिन एक माइनस हमारे पास है, तो 2 चौक 8, 8 ही कम 8, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, यानी कि माइनस का 64 हमारा क्या बना, रिमाइंडर बना। लेकिन क्या रिमाइंडर कभी 9 से बड़ा हो सकता है? आप कहोगे सर नहीं, तो इसको वापस से हमें 9 से ही डिवाइड कर देना है, वापस से 9 से ही डिवाइड कर देना है। अभी थोड़ी देर के लिए आप नेगेटिव साइन को भूल जाओ कि कोई नेगेटिव साइन भी हमारे पास है, आपको केवल ये दिखना चाहिए कि 64 को 9 से डिवाइड करना है, 64 को 9 से डिवाइड करना है। तो आप कहोगे सर 64 के आसपास ऐसा नंबर जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे कि 63 होता है, 9 सते 63। अब 63 64 के आसपास नंबर है भाई, 9 सते 63, शेषफल बचेगा कितना, 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा। 9 सते 63, शेषफल बचेगा 1, लेकिन यहाँ पे बाहर माइनस होने के कारण ये भी क्या हो गया, माइनस। लेकिन आप जानते हो कि जो अंतिम शेषफल होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो -1 को पॉजिटिव करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, 9 को ऐड कर देना है, तो यानी कि इसमें प्लस का 8 रिमाइंडर आया, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूं बेटा ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी रिमाइंडर वाली चीज, ठीक है ना। तो आप इस चीज को नोट कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार फिर रिपीट करना, एक पॉइंट मैंने बारीकी से समझाया है, ठीक है बेटा। चलिएगा एक छोटे से कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं भैया ना। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ना है, ठीक है। देखिएगा अगर मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट लिखता हूँ यहाँ पे छोटा सा कि ax + 1 की पावर n और बटे a, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप कहोगे सर रिमाइंडर जो है ना यहाँ पे 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1। क्लियर हुई बात, इस चीज को बारीकी से समझना है, ये हमारा एक कंसेप्ट है। देखिएगा अब मैं अगर इसकी प्रूफ की बात करूं तो इस बात का मतलब यही है क्या, ax + 1 की पावर जो n है, इसका मतलब यही है क्या कि ax + 1 को हमने n बार मल्टीप्लाई कर दिया है भाई, ax + 1 की पावर n बटे a। तो इस बात का मतलब ये होगा कि ax + 1 की मल्टीप्लाई हमने कितनी बार की बेटा, ax + 1 की मल्टीप्लाई हमने कितनी बार की बेटा, n टाइम्स की, n टाइम्स। और इसको हमने डिवाइड किया है किससे, a से, किससे डिवाइड किया है, a से, और बीच में मल्टीप्लाई का निशान चल ही रहा है। और अब मैं अगर बात करूं कि रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर निकालने का तरीका वही है जो अब तक हम निकालते आए, ठीक है बेटा। देखिएगा तो अगर मैं ax + 1 को a से डिवाइड करता हूं, तो आप बोलोगे कि ax को जब हमने a से डिवाइड किया तो ax एक मल्टीपल होगा a का, क्योंकि ax में a छिपा हुआ है और ax जो है a से पूरा पूरा डिवाइड होगा, इसलिए शेषफल कितना होगा, 0। और जब 1 को a से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा बेटा 1, 0 + 1 यानी कि 1, तो कुल मिला के फाइनल रिमाइंडर यहाँ पे 1 आया। क्लियर हुई बात। ठीक इसी प्रकार इधर भी 0 और प्लस का 1, 0 + 1 कितना हुआ बेटा, 1 हुआ, क्योंकि a जो है ax का एक फैक्टर है। और जब हम डिवीजन का तीसरा प्रोसेस यही कहता है कि जब हम किसी संख्या को उसी के फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 0 आता है। तो a ax का एक फैक्टर है, या फिर उल्टा बोल सकते हो ax जो है a का एक मल्टीपल है, तो इसका मतलब ax जो होगा a से पूरा पूरा डिवाइड होगा, अर्थात रिमाइंडर 0 होगा। तो 1 को जब a से डिवाइड करोगे तो शेषफल 1 बचेगा, तो 0 + 1 का मतलब 1, तो इसका मतलब इधर से भी 1, और बीच में मल्टीप्लाई का निशान चलेगा, तो इसका मतलब n बार हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1 की मल्टीप्लाई हम n बार करते हैं तो बेटा इस बात का मतलब हुआ कि 1 की पावर n, और एक ऐसी संख्या होती है जिसकी पावर आप n करोगे, n का मतलब कोई भी नंबर ले सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 की पावर n का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 1 की पावर n का मतलब 1 होता है। तो याद ये रखना है बेटा कि जो हमारा अंश होता है, न्यूमरेटर होता है,
उसको हम हमेशा हर की टर्म में तोड़ते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर की ही टर्म में तोड़ते हैं। यहाँ पे a लिखा हुआ है तो मैंने शुरुआत भी ax प्लस 1 की, यानी कि इसकी पावर n, तो रिमाइंडर होगा 1। अब छोटी सी बात को और समझना, अगर मैं इस प्लस 1 की जगह माइनस 1 यानी कि इस 1 को माइनस 1 से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं प्लस 1 को माइनस 1 से रिप्लेस करता हूं तो फिर क्या होता है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं भाई। ax माइनस 1 की पावर n बटे a, तो क्या होगा? तो आप जब ax को a से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बेटा 0 होगा, और 1 को a से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बेटा 1 होगा। तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, तो क्या बचेगा? माइनस 1 बचेगा। 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा माइनस 1 बचेगा। और माइनस 1 की पावर कितना बेटा? n। माइनस 1 की पावर कितना बेटा? n। तो माइनस 1 की पावर हुआ n। तो रिमाइंडर यहाँ पे किस बात पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे डिपेंड करेगा बेटा पावर पे, कि जो हमारी पावर n है ये इवन है या फिर ओड है। तो दो बातों पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा दो बातों पे डिपेंड करेगा। एक तो पावर यदि n क्या है? इवन है। क्या है बेटा? इवन है, यानी कि सम है। अगर पावर n इवन हो यानी कि एक सम संख्या हो, तो माइनस 1 की पावर अगर सम संख्या है या इवन पावर है तो रिमाइंडर बेटा हमेशा प्लस 1 होगा। हमेशा क्या होगा? प्लस 1 होगा। लेकिन यदि हमारा जो रिमाइंडर जो पावर होगी n पावर अगर ऑड है यानी कि विषम है, तो इस बात का मतलब ये हुआ माइनस 1 की पावर विषम, और माइनस 1 की पावर विषम बेटा क्या देता है? माइनस 1 ही देता है। माइनस 1 ही देता है। तो रिमाइंडर क्या होगा बेटा? माइनस का 1। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारा अंतिम शेषफल होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव करने के लिए हमें करना क्या होगा? इस माइनस 1 को अगर पॉजिटिव करना है तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब रिमाइंडर जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? माइनस 1 में a जोड़ दोगे तो कुल मिला के बात ये होगा कि जो रिमाइंडर बनेगा वो a माइनस 1 बनेगा। क्लियर हुई बात? तो मैं आशा करता हूं कि दोनों चीजें आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर ये दोनों कंसेप्ट आप अच्छे से समझ पाए तो अब जो है इसी के ऊपर मैं कुछ एग्जाम्पल से और क्लियर करने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ये चीजें नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसी का प्रयोग करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं भाई। ठीक है, देखिएगा। तो पहला जो एग्जाम्पल है बेटा वो ये है कि अगर मैं मान लूं कोई भी एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हमारा ये है, पहला एग्जाम्पल कि 25 की पावर 112 को अगर 24 से भाग दे दिया जाए तो बताइए शेषफल क्या होगा। 25 की पावर 112 को अगर 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल तरीका बताऊंगा मैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो हमारा अंश होता है ना बेटा, इस अंश को हर की टर्म में तोड़ दो। किस तरीके से तोड़ सकते हो? क्या आप इस 25 को इस तरीके से लिख सकते हैं भाई 24 गुणा 1 प्लस 1 और इस पूरे की पावर 112 और बटे 24। क्या लिख सकते हो कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं कि 24 गुणा 1 24, 24 और 1 25 और 25 की पावर 112 बटा 24। यानी कि हमें करना क्या होगा? अंश को या तो एक ज्यादा करना है या अंश को एक कम रखना है। किससे? किससे? हर से। या फिर 24 का जो मल्टीपल होगा, 24 के मल्टीपल को एक ज्यादा या एक कम करके चलना है। यानी कि हमेशा हर के टर्म में तोड़ के चलना है। लेकिन मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा जो डायरेक्ट करोगे तुम। ठीक है ना? पहले समझ लो कि जो मैंने अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ax प्लस 1 इसकी पावर अगर n है तो रिमाइंडर बचेगा बेटा 1। ये मैंने आपको बताया कि जो हमारा अंश होगा इसको हमने हर की टर्म में तोड़ लिया, ax प्लस 1। ठीक इसी प्रकार मैंने 25 को लिख लिया 24 गुणा 1 प्लस 1 और इस पूरे की पावर 112 बटे 24। आप मुझे बताइए जब 24 को 24 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल। जब 1 को 24 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? 1, और बीच में प्लस का निशान है तो 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो इसका मतलब 1 की पावर कितना हुआ? 112, और 1 की पावर 112 का मतलब है रिमाइंडर 1 आया।
क्योंकि 1 की गुणा 112 बार करोगे तो वापस से 1 ही आना है। क्या ये 1 24 से छोटा है? तो बिल्कुल छोटा है, तो इसका मतलब यही सवाल का उत्तर होगा। तो कहने का मतलब है आप इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर आप एक तरीके से और कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। मैं कैसे बोल दूंगा, मेरे बातों पे ध्यान देना, मेरे शब्दों को पकड़ना। मैं बोल दूंगा कि 25 के आसपास, 25 के आसपास ऐसा नंबर जो 24 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो। 25 के आसपास ऐसा नंबर जो 24 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो। तो 25 के आसपास नंबर है बेटा खुद 24। तो 24 25 से कितना छोटा हुआ? आप कहोगे सर 1 छोटा हुआ। कितना छोटा? 1 छोटा। यानी कि जब 25 को आपने 24 से डिवाइड किया तो शेषफल हमारा 1 आया, और 1 की पावर 112 हुई, और 1 की पावर 112 हुई, और 1 की मल्टीप्लाई 112 करने पर तो वापस से हमें 1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब हम केवल इतने काम करते तो भी हमारा आंसर निकल जाता। लेकिन समझाने के लिए मैंने पूरा डिटेल में बताया कि हम हमेशा अंश को हर की टर्म में ही तोड़ते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की ही टर्म में तोड़ सकते हैं। इस तरीके से बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैं दूसरा कोई एग्जांपल लिख देता हूं अपनी मनमर्जी से, ठीक है ना। देखिए एग्जांपल है सेकंड, कि यदि मैं 25 की पावर 312 को 8 से डिवाइड कर दूं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए बेटा सेम वही अप्रोच लगानी है कि 25 को डिवाइड करना है 8 से। तो हम क्या बोलेंगे कि 25 के आसपास ऐसा नंबर जो 8 से पूरा डिवाइड होता हो। तो आप कहोगे सर 8 3 24 होता है। तो 8 3 24, तो शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। भाई 25 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे 8 3 24, तो शेषफल बचेगा बेटा 1। और 1 की पावर कितना है? 312, और 1 की मल्टीप्लाई 312 बार जब करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा? 1 ही बचेगा। तो 1 जो है 8 से छोटा है, तो इसका मतलब शेषफल हमारा बिल्कुल सही है, 1 ही आना चाहिए रिमाइंडर फिर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर मैं कोई एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल तीसरा है ये, 79 की पावर 159 अपॉन 16। 79 की पावर 159 अपॉन 16, ठीक है ना। तो शेषफल बताइए, एक बार खुद ट्राई करो फिर उसके बाद सॉल्यूशन चेक कर लेना, ठीक है। देखिएगा जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 79 है और यहाँ पे 16 है, तो ये तो एक ज़्यादा में तोड़ना है या एक कम में तोड़ना है। क्लियर हुई बात? कोशिश हमेशा यही करनी है पहली, ठीक है बेटा। तो 79 के आसपास ऐसा नंबर जो 16 का मल्टीपल हो, यानी कि 79 के आसपास ऐसा नंबर जो 16 के पाड़े में आता हो। तो 16 पंजे 80 होता है, और जो कि 79 से 1 बड़ा है। तो 16 पंजे 80, क्योंकि छोटा नंबर तो है नहीं। 16 3 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 64 तो बहुत ज्यादा छोटा होगा, 79 से 64 ज्यादा छोटा होगा, गैप ज्यादा होगा। यानी कि गैप हमेशा मेंटेन करने की कोशिश हमेशा ये करनी है, या तो गैप 1 ज्यादा आए या गैप 1 कम आए। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो समझिए भाई, तो 16 पंजे 80, तो 79 माइनस 80, तो माइनस का 1 रिमाइंडर मिलेगा, क्योंकि अब की बार हमने बड़ा नंबर लिया, 79 से बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा क्या आया? माइनस का 1 आया। और माइनस के 1 की पावर है कितनी बेटा? माइनस 1 की पावर कितनी है बेटा? 159। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 159 जो है ये एक विषम पावर है, ये एक ऑड पावर है। माइनस 1 की पावर जो ऑड होती है वो हमेशा क्या देगा बेटा? माइनस का 1 ही देगा। लेकिन आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि कभी भी जो रिमाइंडर होगा, वो कभी भी रिमाइंडर जो अंतिम रिमाइंडर होगा, अंतिम शेषफल होगा, वो कभी भी निगेटिव नहीं होता, वो हमेशा बेटा पॉजिटिव होता है। तो इसको अगर हमें पॉजिटिव करना है तो वापस से हम भाजक जोड़ देते हैं, डिवाइजर को ऐड कर देते हैं। तो 16 अगर आपने जोड़ दिया तो ये प्लस का 15 होगा, और यही हमारे इस सवाल का उत्तर होगा। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इस चीज को समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जाम में गलती से भी आए तो बेटा गलत नहीं होना चाहिए, गलती से भी, भूल से भी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल लिखता हूं यहाँ पे, जैसे ये लिख देता हूं 83 की पावर 106 बटे 28, 83 की पावर 106 अपॉन 28। तो एक बार खुद बनाने की कोशिश करें, उसके बाद आप यहाँ पे सॉल्यूशन चेक करना, ठीक है बेटा। देखिएगा
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 83 की पावर 106 और इसको हमने भाग दिया 28 से, और अब मैं पूछ लेता हूँ कि शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो आपको करना क्या है, 83 के आसपास, 83 के आसपास ऐसा नंबर देखना है जो 28 के पाड़े में आता हो, यानी कि 83 से या तो एक ज़्यादा हो या एक कम हो। हमेशा इस पे प्रयास करना सबसे पहले, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर 28 3 होता है 84, 84, और 84 83 से एक ज़्यादा है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा बेटा वो माइनस का 1 होगा, क्योंकि 28 3 84 होता है, और 28 3 84, 83 से एक ज़्यादा है, तो 83 माइनस 84 माइनस का 1, तो इसका मतलब माइनस के 1 की पावर कितनी होगी, 106 होगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि माइनस 1 की पावर यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, माइनस 1 की पावर आपको यहाँ पे इवन दिखाई दे रही होगी। माइनस 1 की पावर क्या है, यहाँ पे इवन है, और अगर माइनस 1 की पावर इवन है तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो प्लस का 1 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो इसका मतलब इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा, इनके शेषफल होगा, वो हमारा प्लस का 1 होगा। क्लियर हुई बात। तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं और इसका कमेंट में आंसर देना आप, ठीक है बेटा। चलिएगा एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूं, इसका आपको जवाब देना है कमेंट में, ठीक है बेटा। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे कि 119 की पावर 123, 119 की पावर 123, और इसको 15 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये एग्जाम्पल है, ये विशेष तौर पे आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। कमेंट करके बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हो कमेंट में, अभी के अभी जब भी वीडियो देख रहे होंगे तभी के तभी इसका कमेंट में आंसर देना है आपको। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं इससे आगे, ठीक है। चलिएगा मैं मिटा देता हूं उसको। अब देखिए हम जो रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे उससे हम आगे बढ़ेंगे, और जो हमने पिछले अब तक किए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं भाई। देखिएगा क्वेश्चन क्या होगा अगला, जो एग्जाम में आया हुआ है, पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये है बेटा कि 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष क्या बचता है, क्या बचता है। तो ये सवाल खूब पूछा गया है पेपर में, कई बार रिपीट भी हो चुका है। ऑप्शन है बेटा 1, दूसरा ऑप्शन है 63, तीसरा ऑप्शन है 66 और चौथा ऑप्शन है 67, ठीक है ना। एक बार तुम खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन चेक करना, ठीक है। देखिएगा तो क्वेश्चन हमारा बेटा ये था कि 67 की पावर 67, 67 की पावर 67 अपॉन 67, इसको अगर हमने 68 से डिवाइड किया, 68 से डिवाइड किया, तो शेषफल क्या बचेगा, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। देखिएगा तो सेम अप्रोच लगानी है, जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा, जो हमने सब चीज सीखा, उसी को पकड़ के चलना है। तो आप मुझे बताओ 67 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो 68 से पूरा कटेगा। तो आप कहोगे सर 67 के नजदीक नंबर खुद 68 होता है, और 68 जो है वो 67 से एक बड़ा है, तो माइनस का 1 देगा, और माइनस की 1 की पावर 67 यानी कि माइनस का 1 ही मिलेगा, क्योंकि माइनस 1 की पावर विषम है, तो विषम है तो माइनस का 1 रिमाइंडर मिलेगा। क्लियर हुई बात। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 67 को जब हम 68 से डिवाइड करते हैं तो ऐसा कौन सा नंबर होगा 67 के आसपास जो 68 से पूरा डिवाइड होता हो। और ध्यान रखिए बेटा, हमेशा ये तो +1 या फिर -1 करके चलना है, प्रयास हमेशा यही करना है। तो 67 के आसपास बेटा 68 होता है, तो यानी कि ये 67 से 1 ज़्यादा है, यानी कि 67 - 68 तो माइनस का 1 ही मिलेगा यहाँ से भी, तो यहाँ से भी माइनस का 1 मिला, तो -1 और -1 बीच में प्लस का निशान है, तो कितना रिमाइंडर आया बेटा -2।
कितना रिमाइंडर आया, माइनस के 2। तो जैसा कि आप पहले से ही जानते हो कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, अंतिम शेषफल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए वापस हम क्या कर देंगे, जो भाजक था हमारा उसको ऐड कर देंगे, तो 66 हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा और यही सवाल का उत्तर होगा, आंसर होगा। तो इसका मतलब आंसर हुआ बेटा हमारा सी ऑप्शन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा, देखते हैं, नोट कर लीजिएगा आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैं रफ कर देता हूं उसको। क्वेश्चन में कहा गया है कि 202 की पावर, यदि 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए, यदि 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा। ये मैं 4 ऑप्शन लिख देता हूं, 4 होगा या 3 होगा या 2 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, देखिए समझने का प्रयास करो भाई, है ना। तो क्वेश्चन बेटा ये है कि अगर 2 की पावर 31 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए बेटा, भाई हमें करना क्या है, हमेशा अपने अंश को हर के टर्म में तोड़ना है, या तो एक ज्यादा या एक कम में तोड़ना है, या तो एक ज्यादा में तोड़ना है या फिर एक कम में तोड़ना है। क्योंकि 5 और 2 के बीच बेटा 3 का गैप है। अगर मैं 2 के आसपास ऐसा नंबर सोच भी लूं कि जो 5 से कटेगा, तो आप कहोगे सर 0 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, लेकिन 0 और 2 के बीच में 2 का गैप होगा और 5 और 2 के बीच में 3 का गैप होगा। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया कि कोशिश ये करना है ये तो प्लस का एक गैप रहे या माइनस का एक गैप रहे। बात समझ में आई। तो देखिएगा 2 की पावर 31 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 की पावर 30 बचेगा, क्योंकि 2 की पावर 31 है। अगर मैं 2 की पावर 1 को मैं अलग कर दूं तो 2 की पावर 30 बचेगा, और 2 की पावर 30 को भी मैं ऐसे लिख दूं, 2 की पावर 30 को भी अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 15 दूनी 30 और 31/5। क्या मैं इस बात को इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि हमें एक ज्यादा या एक कम में तोड़ना है। तो मुझे दिख रहा है कि 5 के आसपास नंबर एक ज्यादा या एक कम, एक ज्यादा या एक कम, तो 2 से मैं 4 बना सकता हूं जो 5 से एक कम है। 2 से मैं 4 बना सकता हूं जो 5 से एक कम है, लेकिन 2 से मैं 6 नहीं बना सकता जो 5 से एक ज्यादा है। क्योंकि 2 से अगर 6 बनाना होगा तो उसके लिए फिर करना क्या होगा बेटा, एक 3 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 के साथ 3 बनेगा तो ही 6 बन सकता है। लेकिन 5 से कम यानी कि 2 की पावर 2 से हम 4 बना सकते हैं, एक ज्यादा या एक कम। ठीक है बेटा, तो 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 15। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि आपने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि a की पावर m और इस पूरे की पावर अगर n है तो a की पावर m गुणा n, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई कर जाती है। क्लियर हुई बात, पावर आपस में क्या करती है, मल्टीप्लाई कर जाती है। ठीक है, देखिएगा तो इसकी पावर होगी बेटा 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुणा 4 की पावर 15 और बटे 5। बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, इतना लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हें समझना है। मुझे तो पता है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड कर दूं तो डिवीजन का सेकंड प्रोसेस कहता है कि छोटी संख्या को जब बड़ी संख्या से भाग करते हो तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, यानी कि छोटी संख्या ही आएगी। जब मैं 4 को 5 से डिवाइड करता हूं तो 4 के आसपास नंबर जो 5 से पूरा कटेगा वो 5 होगा, यानी कि 4 से 5 यानी कि 1 बढ़ा, यानी कि माइनस का 1, और -1 की पावर 15 यानी कि ये विषम पावर है। तो -1 की पावर विषम होने के कारण यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो माइनस का 1 बचेगा। तो 2 गुणा -1, तो रिमाइंडर हमारा बचा बेटा माइनस का 2। रिमाइंडर कितना आया, माइनस का 2। लेकिन कभी भी रिमाइंडर हमारा नेगेटिव नहीं आ सकता, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, 5 ऐड कर देंगे, तो रिमाइंडर बचा बेटा 3। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो हुआ 3 हुआ, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, बी फॉर बैट। क्लियर हुई बात। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, अगर अच्छे से समझ में आया तो। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखते हैं भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं लिख देता हूं यहां पे, 2 की पावर 16 -1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य। अच्छा, इन क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए एक नया कंसेप्ट और आपको पढ़ना होगा। ठीक है ना, उसके बाद हम जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, नए कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट है क्या होगा, देखिएगा। तो कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे भाई।
ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। दूसरा है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। तीसरा है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। चौथा है बेटा ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। ठीक है ना। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ अलग है, एन क्या होगी, यहाँ पे ओड कर देते हैं, एन को ओड कर देते हैं, विषम कर देते हैं। यहाँ पे एन को क्या कर देते हैं बेटा, इवन कर देते हैं, सम कर देते हैं। यहाँ पे एन को क्या कर देते हैं, ओड कर देते हैं, यानी कि विषम करते हैं। ठीक है बेटा। और यहाँ पे एन को कर देंगे हम इवन, यानी कि सम। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल है, एक तो ए है, एक बी है और एक एन है। इनके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वेयर ए बी एंड एन आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। ए बी और एन हमारी प्राकृतिक संख्या है। क्लियर होगी बात। तो हमें यहाँ पे देखना क्या होगा, हमें केवल यहाँ पे ये पता करना है कि एक होता है ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी। एक होता है ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी। एक होता है ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी। एक होता है ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी। ठीक है, कि इनका फैक्टर कौन सा कब बनेगा। और ये सारी चीज़ें बेटा किताबों में भी होती है, लेकिन किताबों से बच्चा जो है इनको समझ नहीं पाता सही तरीके से। ठीक है ना। तो इसको समझने का प्रयास करना बेटा, बहुत ही आसान तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूँ उस चीज़ को, देखेगा। तो मैंने बोला कि एक केस बनता है ये दो, मतलब एक तो प्लस वाला और इधर भी प्लस वाला, यानी कि 2 केस है हमारे पास प्लस वाले, 2 केस है बेटा हमारे पास माइनस वाले। ठीक है ना। प्लस वाले में एन जब ओड होगा और एन जब इवन होगा। क्लियर होगी बात। तो पहले बात करेंगे हम ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। तो ए और बी ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पावर बेटा सेम है। क्या है, पावर सेम है। क्लियर होगी बात। पावर अगर सेम है और पावर एन क्या है, ओड है, अगर पावर जो है सेम है और पावर जो है विषम है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हर विषम पावर के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, हर विषम पावर के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। अगर ये हर विषम पावर के लिए सेटिस्फाई करता है तो फिर पावर अगर मैं 1 भी ले लूँ, एन को मैं अगर 1 भी ले लूँ, एन की वैल्यू अगर मैं पावर 1 भी ले लूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं बेटा, तो बनेगा क्या, a की पावर 1 और b की पावर 1। तो इसका मतलब कुल मिला के a प्लस बी बनेगा, यानी कि a माइनस बी होने का कोई स्कोप नहीं है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि फैक्टर केवल बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी फैक्टर नहीं बनेगा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि a की पावर n प्लस b की पावर n अगर है और n क्या है, विषम है, तो कभी भी इसका फैक्टर a माइनस बी नहीं बनता, केवल फैक्टर बनेगा a प्लस बी। क्लियर हुई बात। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे a की पावर n और प्लस b की पावर n की, और n क्या है बेटा यहाँ पे, इवन है, यानी कि सम संख्या है। अगर n ये पावर n जो है सम संख्या है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हर सम संख्या के लिए सेटिस्फाई करेगा। अगर ये हर सम संख्या के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो सबसे छोटी प्राकृतिक जो सम संख्या होती है वो होती है 2। तो 2 के लिए भी सेटिस्फाई करना चाहिए। आप कहोगे सर बिल्कुल करना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं n को रिप्लेस कर दूं किससे, 2 से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अर्थात मैं ये कह सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ना तो कभी फैक्टर बनता ए प्लस बी और ना कभी फैक्टर बनता ए माइनस बी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ना तो ये फैक्टर बनेगा और ना ये फैक्टर बनेगा। और वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो चीज होती है ये किताब में आपको मिलेगी भी नहीं। ये तो केवल और केवल एक जैसा दिखाने के लिए मैंने इसको लिख दिया। बात समझ में आई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना इस बात को कि प्लस के केस में इवन अगर है, n जो है अगर इवन है, तो ना तो फैक्टर बनता a प्लस बी और ना फैक्टर बनता a माइनस बी। अगर बेटा मैं तीसरे रूल की बात करूं, तो तीसरा रूल कैसा है बेटा, निगेटिव का है, माइनस है बीच में।
अगर माइनस है बीच में और पावर क्या है हमारी ओड है, पावर क्या है हमारी ओड है। अगर पावर विषम है तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है बेटा 1, सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या होती है 1। अगर पावर विषम है तो हर विषम पावर के लिए सेटिस्फाई करेगा, अगर हर विषम पावर के लिए सेटिस्फाई करेगा तो फिर n को अगर मैं 1 से भी रिप्लेस कर दूं तो इसका मतलब ये 1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। और जैसे ही मैं n को 1 से रिप्लेस करता हूं तो बनेगा क्या बेटा, a माइनस बी बनेगा। क्या बनेगा, a माइनस बी बनेगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि a माइनस बी तो बन सकता है लेकिन a प्लस बी बनने का कोई स्कोप नहीं है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n और पावर हमारी अगर ऑड है तो कभी भी फैक्टर a प्लस बी नहीं होगा इसका, तो फैक्टर हमेशा a माइनस बी बनेगा, a प्लस बी फैक्टर नहीं बनेगा। तो मैं आशा करता हूं ये चीज बढ़िया से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बेटा हमारा, फोर्थ, कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि a की पावर n माइनस बी की पावर n, माइनस का केस है। पावर क्या है बेटा, यहाँ पे पावर है सम यानी कि इवन। अगर पावर सम है तो हर सम पावर के लिए सेटिस्फाई करेगा। अगर हर सम पावर के लिए सेटिस्फाई करता है तो इस बात का मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि पावर 2 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं n को थोड़ी देर के लिए क्या कर दूं, n को 2 कर दूं, a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, तो आप भली भांति जानते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनता है किसका, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी भी बन सकता है फैक्टर और a माइनस बी भी फैक्टर बनेगा ही बनेगा। तो अगर पावर जो है इवन है और माइनस का केस है तो फैक्टर a प्लस बी भी बनता है और फैक्टर a माइनस बी भी बनता है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ध्यान रखना इस बात का कि प्लस के केस में केवल और केवल पावर अगर ऑड होती है तो फैक्टर बनेगा a प्लस बी, और माइनस के केस में बेटा a माइनस बी फैक्टर इधर भी है और इधर भी है, a माइनस बी फैक्टर इधर भी है और इधर भी है। लेकिन a प्लस बी फैक्टर केवल तभी बन सकता है अगर पावर हमारी सम है। ध्यान रखना, a माइनस बी फैक्टर माइनस के केस में दोनों तरफ है, दोनों तरफ, लेकिन a प्लस बी फैक्टर केवल तभी बनेगा माइनस के केस में अगर हमारी पावर जो है इवन है। क्या है, इवन है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हुई होगी। अगर ये बात आपके अच्छे से समझ में आई तो क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे कि इस बेस्ड इन कंसेप्ट के ऊपर कैसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। मिटा सकता हूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए भाई, क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, कंसेप्ट यही रहेंगे हमारे हर क्वेश्चन के लिए। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है बेटा कि 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है, ठीक है ना। ये आप खुद लिख लेना कि निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है, 11 के, 13 के, 17 के या फिर 19 के। क्लियर हुई बात। तो क्वेश्चन हमारा ये है बेटा कि 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। तो जो मैंने अभी अभी आपको कंसेप्ट पढ़ा है वही कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है बेटा, देखिए अगर मैं इसको a मानता हूँ और इसको मैं b मानता हूँ तो 1 की पावर में यहाँ 16 लिख लूँ तो भी इसका मतलब 1 ही होगा। तो ये माइनस का केस है, ये a की पावर n माइनस b की पावर n की फॉर्म में लिखा हुआ है, बीच में माइनस है लेकिन पावर बेटा क्या है, सम है। अगर पावर सम है तो उस बात का मतलब ये हुआ कि फैक्टर जो होगा हमारा वो a प्लस बी भी होगा और a माइनस बी भी होगा। तो a प्लस बी भी फैक्टर होगा यानी कि 2 प्लस 1 भी फैक्टर होगा, 2 प्लस 1 भी फैक्टर होगा और 2 माइनस 1 भी फैक्टर होगा। 2 और 1 3, 2 में से 1 गया 1, तो इसका मतलब फैक्टर हमारा बना 3, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमको कुछ और इसमें करना पड़ेगा तब हमारा ऑप्शन मैच करेगा। क्लियर हुई बात। तो देखिएगा, क्या मैं 2 की पावर 16 को इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और पूरे की पावर 4। आप कहोगे सर बिल्कुल, और 1 की पावर 4 लिख लूँ, 1 को 1 की पावर 4 लिख लूँ, कोई फर्क पड़ेगा। आप कहोगे नहीं। तो 2 की पावर 4 का मतलब बेटा क्या होगा, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। तो क्या ये अब भी a की पावर n माइनस b की पावर n की फॉर्म में नजर आया आपको। तो आप कहोगे सर बिल्कुल नजर आया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है a की पावर n है माइनस b की पावर n है, लेकिन पावर जो है बेटा यहाँ पे क्या है, पावर जो है यहाँ पे इवन है, इनके सम है।
अगर पावर इवन है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फैक्टर जो बनेगा वो 16 + 1 भी बनेगा और 16 - 1 भी बनेगा। तो 16 और 1 17 और 16 में से 1 गया 15, तो 17 भी फैक्टर बनेगा और 15 भी फैक्टर बनेगा। अब हमें ये देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में बेटा क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में बेटा 17 दिया हुआ है। ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ऑप्शन में 17 ना होता तो 15 होता, अगर ऑप्शन में बेटा 17 ना होता ना 15 होता तो 51 होता, क्योंकि 15 में से मैं एक 3 निकाल के 17 में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 17 × 51 भी फैक्टर बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। क्लियर हुई बात। तो 15 में 3 छिपा हुआ है ना, तो 17 × 3 = 51 या 17 × 5 = 85, 85 भी फैक्टर बनेगा। क्लियर हुई बात। लेकिन हमें ऑप्शन को चेक करके चलना है कि ऑप्शन में दिया क्या है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या हो सकता है, ठीक है, नोट कर लेना आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास करते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है बेटा हमारा 7 की पावर 12 -4 की पावर 12 कह रहा कि निम्न में से किस संख्या से द्वारा विभाज्य है, किस संख्या से विभाज्य है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 34 से विभाज्य है या फिर 33 से विभाज्य है या फिर 36 से विभाज्य है या फिर 35 से विभाज्य है। तो समझने का प्रयास करना। कंसेप्ट बेटा वही रहेगा जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो कंसेप्ट यही है ना। तो ध्यान दो, ये बताओ a की पावर n माइनस b की पावर n की फॉर्म में है क्या। a की पावर n माइनस b की पावर n। आप कहोगे सर बिल्कुल माइनस वाला केस है, और माइनस वाले केस में एक n होता है ऑड और एक n होता है इवन। तो माइनस वाले केस में a माइनस बी तो हमेशा ही फैक्टर बनता है, लेकिन a प्लस बी फैक्टर केवल तभी बनता है बेटा जब पावर हमारी इवन होती है, जब पावर हमारी क्या होती है, इवन। तो ये अगर a की पावर n है माइनस b की पावर n है, तो आप देख पा रहे होंगे कि पावर बेटा हमारी इवन है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी भी फैक्टर बनेगा और a माइनस बी भी फैक्टर बनेगा। तो अगर a प्लस बी भी फैक्टर बनेगा तो 7 + 4 भी फैक्टर बनेगा और 7 - 4 भी फैक्टर बनेगा, और 7 और 4 11 होता है, 7 में से 4 गए 3 होता है। तो 11 हमारा ऑप्शन में नहीं है, 3 हमारा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 11 × 3 = 33 हमारे ऑप्शन में है। तो आंसर बेटा हमारा बी हुआ। क्लियर हुई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। ये आसान लग रहे होंगे अब तुम्हें, अगर अच्छे से आपने कंसेप्ट समझ में आया होगा तो अब इन सवाल में कुछ नहीं है, ये फर्जी सवाल लग रहे होंगे अब आपको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 की पावर 15 -1 किसके द्वारा विभाज्य है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। कह रहा कि 50 के द्वारा विभाज्य है या 51 के या 29 के या फिर 8 के द्वारा विभाज्य है। तो समझने का प्रयास करेंगे भाई। एक बार तुम भी पॉज करके वीडियो को एक बार खुद भी ट्राई कर लेना और फिर अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 49 की पावर 15 -1 ये किसके द्वारा विभाज्य है। तो सबसे पहले आपको दिख ही गया होगा कि केस किसका है बेटा, माइनस का। अगर माइनस का केस है तो हमारे पास n जो है ऑड भी होता है और n जो है इवन भी होता है। तो आपको पावर पे ध्यान देना होगा। माइनस का अगर केस है तो a माइनस बी तो फैक्टर ऑड में भी बनता है और इवन में भी बनता है, लेकिन a प्लस बी फैक्टर केवल तभी बनेगा जब पावर हमारी इवन हो। क्लियर हुई बात। लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ ही गया होगा कि पावर जो है यहाँ पे 15 है, यानी कि ऑड है। तो 1 की पावर 15 में लिख सकता हूँ इसको भाई, a की पावर n माइनस b की पावर n की फॉर्म में है। तो इसका मतलब पावर हमारी ऑड है। अगर पावर हमारी ऑड है तो फैक्टर बनेगा बेटा a माइनस बी, केवल a माइनस बी बनेगा, a प्लस बी होने का कोई स्कोप नहीं है। a प्लस बी केवल फैक्टर तभी बनता है जब पावर हमारी इवन होती है। तो इसका मतलब फैक्टर केवल बनेगा a माइनस बी, यानी कि 49 - 1 यानी कि 48। इसका मतलब जो ये संख्या होगी ये 48 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन में कहीं 48 नजर आया। आप कहोगे सर नहीं, 48 नजर नहीं आया, यानी कि
अगर ऑप्शन में 48 नहीं है तो 48 का कोई फैक्टर हो सकता है, क्योंकि ये 48 से डिविजिबल है। 48 के पिताजी से डिविजिबल नहीं है, 48 के बच्चे से डिविजिबल हो सकते हैं, लेकिन पिताजी से डिविजिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब आंसर जो भी होगा या तो खुद 48 बनेगा या 48 का कोई फैक्टर बनेगा। तो 48 का फैक्टर ना तो 50 होता, ना 51 होता, ना 29 होता। 48 का फैक्टर बेटा 8 होता है, तो ऑप्शन डिपेंडेंट हुआ, तो इसका मतलब 48 नहीं है, तो इसका मतलब उसका बच्चा आ गया। क्लियर हुई बात? तो 8 से डिविजिबल होगी। इस सवाल का जो उत्तर होगा हमारा 8 होगा। क्लियर हुई बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, मैं मिटा देता हूं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 की पावर 2n, 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n। कह रहा है कि किससे विभाज्य है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 144 से विभाज्य है, या 170 से, या 106 से, या फिर 225 से। किसके द्वारा विभाज्य है? इस सवाल में ये बात पूछ ली। तो बेटा एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने का प्रयास जरूर करना और उसके बाद ही अपना सॉल्यूशन चेक करना। ठीक है, देखते हैं भाई। 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n। बड़ा सिंपल सवाल है। माइनस का केस आ गया भाई। अगर माइनस का केस आ गया तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, ये तो पावर n ऑड हो सकती है या पावर n इवन हो सकती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि a की पावर n माइनस बी की पावर n वाली फॉर्म बनी हुई है, लेकिन आपको यहाँ पे पावर क्या चमक रही है? 2n। पावर क्या चमक रही है? 2n। अगर पावर 2n है तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा पावर हमारी इवन है, क्योंकि आप भली भांति जानते हो ये फिलहाल जो नंबर है ये 3 लिखा हुआ है और 3 एक विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है। अगर मैं 1 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं तो इसका मतलब ये 6 बन जाता है और 6 हमारी एक सम संख्या हो जाती है। यानी कि किसी भी विषम संख्या को सम बनाने के लिए 2 की मिनिमम पावर 1 काफी होती है, 2 की मिनिमम पावर 1 काफी होती है। तो यहाँ पे बेटा n है और n के साथ अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो पावर इस बात का मतलब है, इस बात का गवाह देगा कि ये जो पावर है ये हमारी सम होगी। क्लियर हुई बात? अगर ये पावर हमारी सम है तो इसका मतलब a प्लस बी भी फैक्टर बनेगा और a माइनस बी भी फैक्टर बनेगा। तो इसका मतलब 167 प्लस 103 भी फैक्टर बनेगा और 167 माइनस 103 भी हमारा फैक्टर बनेगा। a प्लस बी भी फैक्टर बनेगा, a माइनस बी भी फैक्टर बनेगा, क्योंकि पावर हमारी सम है, इवन है और माइनस का केस है। क्लियर हुई बात? तो 167 प्लस 103 अगर आप जोड़ोगे तो बेटा ये कितना हो गया? 270 हो गया। ये कितना हो गया? 270 हो गया। इनटू 167 माइनस 103 करोगे, 7 में से 3 गए 4, ही हो गया 64। तो इसका मतलब 270 भी फैक्टर बनेगा, 64 भी फैक्टर बनेगा, 270 गुणा 64 भी फैक्टर बनेगा। लेकिन ये सवाल बेटा होते हैं ऑप्शन डिपेंडेंट, तो ऑप्शन पे ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे 144 है, यहाँ पे 170 है, यहाँ पे 106 है, यहाँ पे 225 है। तो 170 में एक प्राइम नंबर छिपा हुआ है 17, 170 में एक अभाज्य संख्या है बेटा 17। तो आप मुझे बताओ यहाँ से कोई खतरा दिख रहा है तुम्हें? ए भाई यहाँ पे कहीं 17 नजर आ रहा? 64 में 17 नहीं होता, 270 में 17 नहीं होता, तो इसका मतलब ये कभी भी इनका कोई फैक्टर नहीं बनेगा। 106 का मतलब होता है 53 दूनी 106, तो इसका मतलब 53, 106 का मतलब 53 दूनी 106। 53 भी एक अभाज्य संख्या है और 53 270 में 53 नहीं छिपा हुआ है, इसका मतलब 53 जो है 270 का कोई फैक्टर नहीं है, 64 का भी कोई फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब 106 भी फैक्टर नहीं बनेगा। क्लियर हुई बात? अब ये 225 का मतलब क्या हुआ बेटा? 225 का मतलब हुआ 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225, यानी कि इसमें 2 5 चाहिए। अगर 25 बनाना है तो 25 बनाने के लिए 2 5 की जरूरत होती है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे 64 लिखा हुआ है और 64 में 2 5 नहीं है, 64 में एक भी 5 नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, तो 270 में 27 में तो कोई 5 नहीं है, लेकिन 0 में केवल एक 5 है, तो दूसरा 5 कहाँ से लाओगे 25 बनाने के लिए? तो इसका मतलब 225 भी इनका किसी का कोई फैक्टर नहीं है। अगर मैं बात करूं 144 की, तो क्या ये 144 इसका फैक्टर बनेगा?
तो आप कहोगे सर 270 में से मैं 9 निकाल लूंगा, 270 में से मैं क्या निकाल लूंगा, 9 निकाल लूंगा। क्लियर हुई बात? क्योंकि 27 में 9 छिपा हुआ है और 64 में 16 छिपा हुआ है और 16 निम्मा 144 हो सकता है कि नहीं हो सकता फैक्टर? आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है सर। तो इसका मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 144 होगा, क्योंकि 27 में से 9 निकाल लिया और 64 में से 16 निकाल लिया और 16 निम्मा 144 और 144 इन्हीं का एक फैक्टर है। तो इसका मतलब सवाल का आंसर क्या होगा, 144 होगा। आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से ऑप्शन डिपेंडेंट हमारे सवाल होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन है बेटा 2 की पावर 6 माइनस 4 की पावर 2n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है तो किससे विभाज्य है ये? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 15 से या 18 से या 36 से या 48 से। कह रहा है कि किससे विभाज्य है। क्लियर होगी बात? ठीक है ना। तो किससे विभाज्य है? 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, पावर सेम नहीं है। तो पहले तो हम काम करते हैं पावर को सेम बनाने की, क्योंकि जितना भी मैंने आपको कंसेप्ट लिखवाया उसमें हर जगह पावर n थी, तो पावर वहां पे सेम थी, चाहे वो प्लस का केस हो चाहे वो माइनस का केस हो। तो अगर यहाँ पे माइनस का केस है तो सबसे पहले हमारा काम बेटा ये होगा कि पावर को सेम बना लिया जाए। तो क्या 2 की पावर 6n को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 दूनी 6, 2 की पावर n, 3 दूनी 6n हो गया, माइनस 4 की पावर 2n, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8, 8 की पावर कितना 2n, माइनस के 4 की पावर 2n। अब ये बताओ केस किसका आ गया बेटा? माइनस का। अगर माइनस का केस है, अगर केस माइनस का है और पावर बेटा क्या है? सम है, तो फैक्टर बेटा क्या बनेगा? फैक्टर बनेगा a प्लस बी भी फैक्टर बनता है, a माइनस बी भी फैक्टर बनता है। तो 8 और 4 हो गया बेटा 12, 8 में से 4 घटाओगे 4, तो 12 चौक 48, 48 भी फैक्टर होगा, 12 भी फैक्टर होगा, 4 भी फैक्टर होगा। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में दे क्या रखा। ऑप्शन में कहीं 12 नहीं है, ऑप्शन में कहीं 4 नहीं है, लेकिन ऑप्शन में 48 है, तो इसका मतलब आंसर हमारा 48 होगा। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, इसको नोट कर लो, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना। क्वेश्चन सिंपल है, इन्हीं कंसेप्ट पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है देखते हैं भाई। मिटा सकता हूं मैं इसको, देखिएगा। नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन, यदि a और b दो विषम धनात्मक पूर्णांक है, यदि a और b दो विषम धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से किस पूर्णांक से a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हमेशा विभाज्य है? हमेशा विभाज्य है। ऑप्शन है बेटा 3, 6, 8 और 12, हमेशा विभाज्य है। ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको नजर आया कि यदि a और b दो विषम धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से किस पूर्णांक से a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हमेशा विभाज्य है। करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को अंजाम देने के लिए, तो वो आपको देखना है। ठीक है बेटा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि किससे विभाज्य है, तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करो, केवल और केवल बहुत छोटे से नंबर मान के चलना, ताकि हम ऑप्शन से अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाए। ठीक है ना। देखेगा, यदि a और b दो विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो सबसे पहले बात क्या की? दो विषम धनात्मक, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव और पूर्णांक का मतलब इंटीजर। कौन से? ओड, यानी कि a और b दोनों के दोनों विषम संख्याएं हैं, ये बात तो हमें पता चली। ठीक है ना। तो निम्न में से a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा? तो आप एक काम करो, एक को मान लो 1 और एक को मान लो 3। 1 और 3 सबसे छोटे विषम धनात्मक पूर्णांक है।
अगर हमारा काम 1 और 3 से चल गया तो हमें दूसरा कोई नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 1 और 3 पे हमें 2 ऑप्शन मैच करते हैं तो हम कोई और नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 3 और 5। 3 और 5 के बजाय फिर हम कोई और नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 5 और 7। ठीक है ना, दोनों विषम होने चाहिए। तो हमने कहा कि ए और बी अगर 2 विषम धनात्मक पूर्णांक है तो हमने एक को क्या मान लिया, 1 मान लिया, और दूसरे को क्या मान लिया, 3 मान लिया। तो यहां पे क्या करना है, या फिर उल्टा कर सकते हो, इसको 3 मान लो और इसको 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे उत्तर पे। क्लियर हुई बात? ठीक है ना। तो ए को अगर मैं 3 मानता हूं तो 3 की पावर 4 क्या होता है बेटा, 81, माइनस बी को हमने क्या मान लिया, 1 की पावर 4 का मतलब 1, तो 81 माइनस 1 यानी कि 80। अब हमें देखना है कि जो 80 है इन 4 ऑप्शन में से किससे पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो आप कहोगे 3 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 12 से होगा नहीं, तो आंसर क्या है, 8 है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से ही सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर है, जल्दी सॉल्व कर पाओगे। वरना फॉर्मूले भी है, उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको चक्कर में नहीं पड़ना, ना मैं बताऊंगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है देखते हैं भाई। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या होगा समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है भाई, यदि 68 की पावर n प्लस 1 कह रहा कि 23 से विभाज्य है, किससे, 23 से क्या है, विभाज्य, कंप्लीटली डिविजिबल है। यदि n है तो क्या क्वेश्चन में कहा गया कि n क्या है, फिर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। कह रहा कि एनी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, यानी कि n क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या। कह रहा कि विषम संख्या। तीसरा ऑप्शन है बेटा सम संख्या। और चौथा ऑप्शन है ओनली प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, केवल अभाज्य संख्या। सवाल को समझने का प्रयास करेंगे भाई। क्वेश्चन में ये कहा गया कि 68 की पावर n प्लस 1 23 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 23 से पूरा डिवाइड होती है, तो बताइए n क्या होगा। तो आपको ये जो 4 कंसेप्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाए उसी में फोकस करना। तो आपको यहाँ पे प्लस का निशान दिख रहा होगा, तो यानी कि केस किसका है बेटा, प्लस का केस है। अगर प्लस का केस है तो a की पावर n प्लस b की पावर n यानी कि 1 की पावर n, वो वाला कंसेप्ट आपको नजर आएगा। तो अगर 68 की पावर n प्लस 1 की पावर n यानी कि 1 की पावर n प्लस b की पावर n, और ये जो है पावर n प्लस वाले केस में कभी भी अगर n हमारा सम होता है तो ना तो फैक्टर बनता a प्लस बी और ना ही फैक्टर बनता हमारा a माइनस बी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। लेकिन अगर n हमारी विषम है, तो हमेशा जो फैक्टर बनेगा बेटा a प्लस बी बनेगा। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए n को क्या मान लूं कि n हमारा ऑड है, तो इसका मतलब फैक्टर बेटा 68 प्लस 1 बनेगा यानी कि 69। और इसका मतलब ये जो संख्या है वो 69 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर ये 69 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो 69 का ही एक फैक्टर 23 है। तो इसका मतलब ये अगर 69 से पूरा डिवाइड है तो 23 से भी डिवाइड होगा। तो ये बात बेटा तभी पॉसिबल हो सकती है कि अगर n हमारा क्या हो, विषम संख्या हो, बी ऑप्शन हो उसका आंसर। क्लियर हुई बात? क्योंकि प्लस के केस में अगर n इवन है ना तो फैक्टर बनता a प्लस बी और ना फैक्टर बनता a माइनस बी, है ना। अगर ये चीज समझ में ना आई तो दोबारा फिर से उस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना, दोबारा फिर से जो है उस कंसेप्ट को जो है रिपीट करना। क्लियर हुई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में इतना ही करना, अगर तुम्हारा कंसेप्ट मजबूत है तो सवाल को सेकंडों में उड़ा सकते हो। ठीक है ना, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिएगा। क्वेश्चन है बेटा, यदि 68 की पावर n माइनस 1 67 से भाग करने पर शेषफल शून्य है, 67 से भाग करने पर शेषफल शून्य है, तो बताइए n क्या है। तो बताइए n क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। एनी नेचुरल नंबर यानी कि कोई प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या। तीसरा ऑप्शन है इवन नंबर यानी कि सम संख्या।
ओनली प्राइम नंबर यानी कि केवल अभाज्य संख्या, केवल अभाज्य संख्या। ठीक है बेटा, देखिए समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि 68 की पावर n-1 यदि 67 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 67 से पूरा पूरा डिवाइड है, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है ना, देखिएगा तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि केस किसका है बेटा, माइनस का। केस किसका है, माइनस का। तो अगर माइनस का केस है तो माइनस के केस में हमेशा a माइनस भी फैक्टर होता है, चाहे पावर जो है इवन हो, चाहे पावर क्या हो, ओड हो। अगर पावर हमारी ओड है तो भी फैक्टर a माइनस भी बनता है, और अगर पावर हमारी सम है यानी कि इवन है तो भी फैक्टर हमारा a माइनस भी रहता है। और यहाँ पे जो फैक्टर दिया गया है 68-1 यानी कि 67 दिया हुआ है, तो माइनस a माइनस भी फैक्टर दोनों ही सिचुएशन में बनता है, n चाहे ओड हो, n चाहे इवन हो, यानी कि सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, दोनों ही केस में a माइनस भी फैक्टर बनेगा, यानी कि दोनों ही केस में 67 फैक्टर बनेगा। इसका मतलब इसी सम संख्या को और इसी विषम संख्या को हम कह सकते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो बच्चों ये हमारे जो रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन थे ये आज हुए खत्म, और नेक्स्ट वीडियो में हम नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जो है नमस्कार, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।